नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप कुशल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का पदार्पण हो गया था। बिना बुलाए मेहमान बन गए थे और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में कुछ विद्यार्थियों के साथ मिलकर उन्होंने दरअसल सामाजिक न्याय का मसीहा बनने की एक बार फिर से कोशिश की। समय समय पर वो कोशिश करते रहते हैं। पहले भी उन्होंने कोशिश की जब वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। कभी बताते नज़र आते हैं कि गवर्नमेंट की टॉप पोजीशंस में ब्यूरोक्रेट का आंकड़ा ठीक नहीं है और हमेशा वो मिसफायर करते नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद उनके सलाहकार ऐसे हैं जो उन्हें ठीक से बता नहीं पाते, क्योंकि इस बार भी ऐसा ही हो गया है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आए और दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के पदों पर सीटें एनएफएस की जा रही हैं और ये एक नए तरीके का मनुआ है। क्या ऐसा सच में है? क्या ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा सच में हुआ है? तो इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी से। देवी दयाल गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नमस्कार सभी को। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस चर्चा को बढ़ाने के लिए। जी, देवी दयाल जी का मैं परिचय कराते चलूँ। देवी दयाल जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। सोशियोलॉजी विषय के आप अध्येता हैं। आपके कई सारे लेख और कई किताबें सोशियोलॉजी पे, समाजशास्त्र में, खासकर की सामाजिक न्याय, दलित जाति के विषयों पे आपने विशेष रूप से लिखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आपका विशेष अध्ययन है और वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक हैं। तो देवी दयाल जी, आप डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या माजरा है? राहुल गांधी जी जो सामाजिक न्याय की राजनीति आजकल उन्होंने बीड़ा उठा ही लिया है, तो वो करते करते वो दिल्ली विश्वविद्यालय कैसे पहुंच गए और क्या हुआ दरअसल? कि राहुल गांधी जी अपनी जो राजनीति की धरातल तलाश रहे हैं उसमें एक बहुत पहले से उन्होंने एक सामाजिक न्याय का जिसको वो ठीक से समझ भी नहीं मुझे पाते कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या, महत्व क्या है, क्या चीज़ है। और उसके लिए वो जगह जगह तलाशते रहे ज़मीन। लेकिन इस बार उन्होंने अब क्योंकि हर जगह से नकारे गए, सामाजिक न्याय की बातें वो बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन वो नकारे गए हर जगह से। तो नए धरातल को तलाशने के लिए वो विश्वविद्यालय में गए और ये विश्वविद्यालय में ये धरातल क्या, वो बेसिकली वो एक माहौल खराब करने का तरीका वो खोज रहे हैं कि किस तरह से इस बात को जो है किसी किसी अच्छे से चल रहे विश्वविद्यालय को किस तरह से वहाँ का माहौल खराब किया जाए, ये है एक विषय। और जिस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे चर्चा की, हमने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा उसको कि किस तरह की वहाँ बातें हो रही हैं पूरे अपॉइंटमेंट को लेके कि कौन पढ़ा रहा है, किसकी नौकरी हो रही है और किस विचार के लिए किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब इसको ना बहुत पुराना एक इतिहास है कि जो इन लोगों ने किस तरह से जो जिसकी बात आज एनएफएस की कर रहे हैं, इन्हीं की सरकारों ने, जैसा कि आपने एक एपिसोड में किया भी है, कि वो किस तरह से 97 से ही आज़ादी के बाद से ही कौन सी पॉलिसी इन्होंने अपनाई और कितना रिप्रेजेंटेशन रहा है आज तक। अभी तक के समय में अब 2014 से पहले एक देखोगे तो वो एक जो है ना, जो जिस फर्स्ट क्लास की वो बात कर रहे हैं उसमें करीब 12 से 13% तक ही लोग इतने दिनों में वो पहुंचा पाए थे। और खास करके अगर शैक्षणिक संस्थानों में बात करें, शैक्षणिक संस्थानों में तो वो भी नहीं था, वो भी परसेंटेज नहीं था। देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू दिल्ली के आसपास ही है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, जामिया है। जामिया में तो ये लोग रिजर्वेशन को नहीं लागू होने दिए, उसके लिए कभी बात ही नहीं किए। और इन्होंने कम्युनिस्ट और इनकी विचार, कांग्रेस के विचार के लोगों ने ही इसको पूरा घपला करके अपने पास ही रखा। इनको दर्द ये हुआ कि अब जिस तरह से अभी नई जो सरकार है किस तरह से उसको आगे बढ़ाया है और रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू किया है। बहुत जगह लेखों में आप लोग पढ़े होंगे कि कितने कितने 5 से 7 हज़ार अभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें किस तरह से जो है उसको लागू किया गया और हर समाज के हर वर्ग जिसका जैसा अधिकार था, जो जिस तरह योग्य था, उसका पूरी मेरिट के आधार पे अपॉइंटमेंट हुए हैं। और इसके बहुत जी, सारे दिल्ली उदाहरण भी। विश्वविद्यालय में तो जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में तो वो आप जो बता रहे हैं कि सारे आरक्षण का पालन हुआ
और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हुआ, लेकिन फिर राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं कि ये जो एनएफएस है वो नए तरीके का मनुवाद है? दरअसल पहले कांग्रेस की सरकारें क्या करती थी? देखिए, कांग्रेस सरकारें जैसे अगर आज़ादी के समय से हम बात करें कि ये सामाजिक जी, न्याय जिस जिस वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर एससी-एसटी रिज़र्वेशन की बात करें, तो किस तरह से नेहरू जी का एक बहुत ही ओपन लेटर है, बहुत जगह कोट होता रहता है कि उन्होंने रिज़र्वेशन पॉलिसी को किस तरह से क्लास 1 में ख़ास करके किस तरह से स्लो करने की बात कही थी, जिसका नतीजा था कि देख सकते हैं कि करीब से 78-79 तक वो 3 से 4% तक का क्लास 1 में ही लोग पहुँच पाए थे, जबकि बहुत लोग अवेलेबल थे। तो इस तरह से और अन्य नौकरियों में भी इसी तरह से किया। तो पहले इनकी जो पहला था कि स्लो करने की पॉलिसी लगाई, फिर इन्होंने नॉट अवेलेबल करके एक कैंडिडेटों की भी इन्होंने किया, इन्हीं की देन है नॉट अवेलेबल कैंडिडेट। और जिसकी बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं, एनएफएस किया जा रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल भी इन्हीं का रहा। और ये मतलब 60 सालों तक करीब ऐसे ही चलता रहा है। अभी तक के समय में जाके आप देखोगे तो केवल जो ग्रुप डी और ग्रुप सी में है ना, वो किसी तरह से जितना रिजर्वेशन 15% है और जो एसटी का रिजर्वेशन 7.5% है, उसमें देखोगे सी और डी में। लेकिन अन्य वैकेंसियों में खास करके शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे ना, तो उसमें बहुत ही एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन था। यानी कि और आप कह रहे हैं कि 1950 और 60 के दशक में जो एससी-एसटी आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण तो होता नहीं था। तो जो एससी-एसटी आरक्षण था वो दरअसल सही तरीके से लागू ही नहीं हुआ, ना जी क्लास 1 में, ना ग्रुप ग्रुप 2 में, ना ग्रुप 3 में। तो जी उसकी वजह से वो एक बैकलॉग हो गया। अब वो जी बैकलॉग भरा जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कई जगह एनएफएस करने पड़ते हैं कैंडिडेट। तो अब सरकार ने ऐसा क्या किया है कि जिससे एनएफएस अगर हो भी जाए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तो नहीं हुआ। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और आप भी, हमने देखा है, लेकिन कई जगह हमने होते देखा है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, कि क्या पॉलिसी लाई है कि एनएफएस को कैसे बैकलॉग करके क्या सिस्टम किया है? नहीं, देखिए जो अभी आप देखेंगे ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में खास करके अगर यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटियों में देखोगे कि पहले होता था कि एक बार एडवर्टीजमेंट आ गया, वो भर दी गई, फिर वो 5 से 7 साल तक उस पे कोई बात नहीं होती थी। और पता चलता था कि उसको 2 एक बार फिर करने के बाद उसको किसी और में कन्वर्ट कर दिया जाता। लेकिन अभी मैं देखना हूँ, अभी जितने भी हमारे बहुत साथी लोग बहुत अलग-अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, कि क्या हुआ है कि अब यूनिवर्सिटी में जो है ना, कि अगर 7 महीने बाद वो लैप्स कर जा रहा है या इंटरव्यू होने के बाद नॉट फाउंड सूटेबल हुआ, तो फिर वो जल्द से जल्द, जैसे अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का भी आप लोगे, अभी इंटरव्यू का इतना बड़ा प्रोसेस चला है, लेकिन अभी फिर से कॉलेजेज में, डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू वो वैकेंसी फिर से आने लगी है। क्योंकि अगर नॉट फाउंड सूटेबल, तो ये नहीं, पहले इन्होंने पॉलिसी जो स्लो वाली पॉलिसी थी, फिर उसको पूरी तरह से खत्म करने वाली पॉलिसी, जो कि दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाता था, क्योंकि इतना समय समय तक एडवर्टीजमेंट नहीं आते थे। तो इस इडोटी और जो दूसरा था कि ये लोग तो जो कन्वर्जन का जो था ना, वो भाई भतीजावाद भी था इनका, जिसमें हम कम्युनिस्टों को, हम जिस तरफ से हम इशारा कर रहे थे कि ये लोग अपने चहेते, अपने परिवार के लोग, देखोगे दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू के या अन्य विश्वविद्यालयों में भी देखोगे कि एक परिवार पूरी तरह से आया हो, आपको दिखेगा कि पिताजी भी थे, माताजी भी थी, वो आज वो भी हैं, इस तरह से है। तो और लेकिन अभी जो हुआ है, अभी कहीं से कोई आने लगा। जैसे अपना उदाहरण दें कि हम तो कहीं और से आए, हमारा कोई वो नहीं था उस तरह से, लेकिन और लोग भी इसी तरह से दूर दराज के क्षेत्र के लोग जो है, या दूर दराज के स्टेटों के लोग भी, जो लोग पहली जनरेशन है, बहुत लोग जो लोग की हायर एजुकेशन में आने वाले हैं, उनको नौकरियां मिली हैं। और जो सरकार ने कि तुरंत उसके बाद साल महीने 6 महीने बाद ही जो नई एडवर्टीजमेंट ला के इस एनएफएस की जो प्रक्रिया है, जो नॉट फाउंड सुटेबल कभी कभी हो जा रहा है किसी सब्जेक्टों में, विशेष करके उन सब्जेक्टों में हो जा रहा है जहां पर कि कैंडिडेट उतने नहीं हैं। तो लेकिन उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए उन्हें। कि कांग्रेस ने ही 1950 से लेकर 1990 तक, जब कांग्रेस विशेष रूप से रही, 96 तक रही, तब तब जिस प्रकार की नीतियां पालन की, मैंने कहीं पढ़ा कि 1983 में आके, यानी 1950, 26 जनवरी 1950 को SC/ST आरक्षण लागू हो गया। लेकिन 1983 में जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर पे आरक्षण आया। कल ही मुझे एक प्रोफेसर बता रहे थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1996 में आया। तो यानी कि पूरे पूरे 40-50 साल लग गए। अगर आप यही काम 1950 के दशक में करने लगते, तो शायद 90 तक ये स्थिति नहीं रह जाती और एक पूरा एक मध्य वर्ग खड़ा हो जाता विद इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब।
और ओबीसी में भी। और वो शायद ये जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा लाभ ले सकता था। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, क्योंकि आप सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं, विशेष रूप से सोशियोलॉजी के, जाति सामाजिक न्याय ये आपका विषय ही है जिस पे आप लिखते रहते हैं, देश दुनिया में जाते रहते हैं बात रखने। ये राहुल गांधी दरअसल उन्होंने सामाजिक न्याय का जो मुद्दा पकड़ा है, ये क्यों पकड़ा है? ये तो समझ में आता है कि जो हिंदू एकता है जिसका फायदा बीजेपी को होता है उसको तोड़ने के लिए जाति को, लेकिन दरअसल वो कितना कर पाएंगे, उनकी समझ कैसी, उनके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, और उनकी आप जो उनको गौज करते हैं, उनको देखते हैं, उससे क्या लगता है कि वो सामाजिक न्याय को दरअसल समझ पाते हैं, सामाजिक न्याय की पूरी राजनीति को, और आगे कैसे ले जाने वाले हैं? देखिए, वही हमने कहा शुरुआत में कि राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय जो है का विषय है ना, उसको समझ में आता है क्या सामाजिक न्याय का मतलब क्या है। देखेंगे ना पिछले भी, क्योंकि क्या है ना कि ये ट्रेंड सा जैसे रहा है कि ये लोग क्या इनकी खुद के ही, जैसे कि जब एक मैं छोटा सा 2 एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, नेहरू जी की बात हमने डिस्कस कर ली, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो गरीबों के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना लाया गया, और उसकी बहुत सारी बाद में रिपोर्टें आई कि किन लोगों ने उसका लाभ लिया, जिसके लिए बना था उसके लिए लाभ नहीं हुआ। उनकी पॉलिसी थी गरीबों के लिए जमीन देने का। आप पूरी तरह से देख सकते हो किस तरह से पूरा लैंड प्लान जो था किस तरह से फेल हुआ, ये लोग फेल हुआ, और इन्होंने माना भी, अपनी ही रिपोर्ट में माना कि इन दोनों जो जमीन जो दी गई, जो जिस तरह से बांटी गई, गरीबों को नहीं पहुंचा है। विशेष करके इन्होंने बाद में स्पेशल प्लान करके लाए, स्पेशल ड्राइव किया था इन्होंने जमीन देने के लिए, लेकिन उसमें भी ये लोग फेल हुए। ऐसी ऊसर बंजर जमीनें दी, तो न्याय को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस चीज की जरूरत है। वैसा ही आप जब राजीव गांधी जी के समय में देखे थे तो उनके था कि जब हमारे यहाँ से जब पैसा 1 रुपए चलता है तो 10 पैसे वहां तक दास तक पहुंचता है। तो ये लोग जो है ना इसको पूरी तरह से नकारे हैं और इसको समझ ही नहीं पाए कि सामाजिक न्याय किस तरह से है, क्या करना है और क्या आवश्यकताएं हैं। वहां तक ये लोग जा ही नहीं पाए। कभी उनसे मिल के बात करने और जो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, वही जमीन में कह रहे हैं ना, लगा कि जमीन दे देंगे, तो कौन सी जमीन देंगे, सारी ऊसर जमीनें दी इन लोगों ने, जिसको किसी तरह से उसमें जीवन यापन नहीं करता। इसीलिए तो ये जो आज तक ये जो पिछड़ापन का चल रहा है, और राहुल गांधी जी जो आज सामाजिक न्याय की जिसकी बात कर रहे हैं, अभी उस वीडियो में आप देखो तो ओबीसी की भी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, ओबीसी समाज को वो करने के लिए कि किस तरह से, तो सबको पता है कि किस तरह से ओबीसी, मोरारजी देसाई के समय में 1979 में मंडल कमीशन बना, उसके बाद इंदिरा जी की सरकार आ गई, 80 में उन्होंने रिपोर्ट दे दी, और उसके बीच में राजीव गांधी जी भी, इंदिरा जी 10 साल सरकार में रहे, लेकिन उस रिपोर्ट को ना तो एक्सेप्ट किया गया, उस पर धूल झड़ती रही, और जब 90 में बीपी सिंह जी की सरकार आई तब जाके उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। तब ओबीसी को, भीमराव अंबेडकर जी को लेके भी कांग्रेस का रुख बहुत साफ नहीं रहा है, क्या कहते हैं, भंडारा से उन्हें चुनाव हराना हो, उन्हें मंत्री पद से हटने पे मजबूर करना हो, या डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत को भारत रत्न देना हो। नेहरू जी ने स्वयं 1955 में भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने भी ले लिया, राजीव गांधी जी को भी मरणोपरांत दिया कांग्रेस की सरकार रहने पे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया। 1990-91 में जब कांग्रेस गैर कांग्रेस सरकार थी तब डॉक्टर अंबेडकर को, अब जिन डॉक्टर अंबेडकर का ये सम्मान नहीं कर पाए तो उनकी बातों का कितना पालन कर पाएंगे, क्योंकि 1950 से 90 तक तो किया नहीं, और अभी भी जो उनकी सरकारें हैं वहाँ पे कितना पालन करते हैं। या जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी एक बात कहते हैं कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स में लोग नहीं हैं, जब 1950 60 70 के दशक में आपने दलित समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को हायर एजुकेशन में आने ही नहीं दिया, तो 1980 के दशक में वो भर्ती कैसे हो जाएंगे, और 1990 के दशक में जो आज की तारीख में टॉप पोजीशन में बैठे हैं। तो अगर, और जो वो लोग टॉप पोजीशन की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितना दलित समाज और ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व है, इस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक जो आप विषय कह रहे हैं सही है कि डॉक्टर अंबेडकर को कितना लेट से सम्मान दिया गया, वो भी सम्मान अन्य दलों के प्रयास के बाद दिया गया। देखिए, केवल उन्होंने के बात कर रहे हैं ना कि इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनका कल्चर इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में, तो ये किसकी जिम्मेवारी फिर वही जाती है कि किसकी जिम्मेवारी थी। हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने पढ़ाया नहीं, इन्होंने दलित समाज के, खासकर अम्बेडकर जी के और अन्य संत समाज के, इन्होंने उसके योगदान को कम करने का भी प्रयास किया। पूरी तरह से हर जगह से
कम करने का प्रयास किया है इन्होंने। और उसी तरह जिस चीज़ के लिए ये लोग जब आज़ादी से पहले जिस तरह सरकार में थे, आज़ादी के बाद हुए, वो तो हमेशा एक नेशन बिल्डर के तौर पे और उसी के हिसाब से वो पॉलिसी करते थे। लेकिन इनकी अपनी थी कि नहीं, जिस तरह से है जो इनकी सोच है, उस सोच में ही उलझे रहे। तो केवल पढ़ाने और बढ़ाने का काम नहीं किया, इन्होंने कम करने का भी काम किया है लंबे समय तक। लेकिन अब जब अन्य जो सत्ता में सरकारें आई, दलित समाज पढ़ के अपने संघर्षों से जब ऊपर आया है, जब उसका हिसाब मांग रहा है, तब इनकी अपनी राजनीति की जो वो है, वो जो अभी तक इन ठेकेदारी प्रथा बना रखी थी इन्होंने, दलित समाज और SC ST वोट को, गरीब समाज के वोट को इन्होंने ठेकेदारी बना रखी थी। पूरी तरह से जुमले पे करते थे कि अब ऐसा होगा, अब घर देंगे, जमीन देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन तीनों का आप देखोगे तो कभी कहीं से पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब अन्य सरकारें जब इस पे आके बात करने लगी और दलित समाज भी आके अपने अधिकार की बात करने लगा, और जब उसे मिलने लगा ये अधिकार, तो इनकी जो राजनीतिक विरासत थी वो घसकने लगी। तब फिर से आके और किसी प्यार में या उनका विकास नहीं करना चाहते हैं, उनका उत्थान कोई नहीं करना चाह रहे हैं। ये अपनी जो जमीन घसक गई है, जिसको ये ठेकेदार अपने को ठेकेदार मानते थे उनके वोट का, उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं फिर से लाने का। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, दलित समाज भी जान चुका है और गरीब समाज भी जान चुका है। और जहाँ तक इनके राजनीतिक स्ट्रक्चर की बात है, तो वो तो वो तो है ना कि किस तरह से कि कौन किसका खास है। वो कोई नेता नहीं उठाया जाता था, कोई नेता नहीं बढ़ाया जाता था कि जो जमीन पे अपने समाज से जुड़ा हुआ है। वो तो जो इनको सूट करता था, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो ये चाहते हैं, उन्हीं लोगों को उठा के अपने स्ट्रक्चर में, अपने मंत्री पद पे, इस तरह की चीजें ये केवल एक जो है ना रिप्रेजेंटेशन के तौर पे करते रहे। ये अब समय आ पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप कहा जाता है एकेडमिक्स में, गवर्नमेंट ये पैटर्न है, बाकी लोग क्लाइंट हैं और यही उनके लिए करेंगे। तो एम्पावरमेंट यही करेंगे, मदद यही करेंगे, वो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी राजनीति कांग्रेस ने 50 से 90 तक की। आपने बहुत सही तरीके से हमें बताया कि कांग्रेस की दरअसल नीयत नहीं है सामाजिक न्याय सही अर्थों में सिद्ध करने की, उसे धरातल पर उतारने की। कुछ वोटों की राजनीति के लिए उन्होंने देखा है क्षेत्रीय स्तर पे ओबीसी पार्टियों को सफल होते हुए, बसपा जैसी पार्टियों को सफल होते हुए। और एक समय जब दलित समाज उतना चेतना नहीं थी, जो राजनीतिक चेतना नहीं थी, तब वो उनके लिए वोट करते आया, ठेकेदारी प्रथा में वोट ले लिया करते थे। लेकिन अब समाज को जो जागृति आई है, जो मिडिल क्लास खड़ा हुआ है, जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स खड़े हुए हैं, आप जैसे नेता खड़े हुए हैं समाज के, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, तो वो समझते हैं, आपको अनुभव होता है कि पास से आपने उसे देखा है कि अब वो फिर से इस बार मुगालते में नहीं आएगा। तो वो राहुल गांधी जो कभी लिंचिंग की बात उठाते हैं, कभी अवार्ड वापसी की बात उठाते हैं, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते नजर आते हैं, कभी राफेल की बात करते नजर आते हैं। तो उन्होंने अब एक नया झुंझुना पकड़ा है। उनके लिए सामाजिक न्याय एक झुंझुने से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से वो, जैसा कि पीछे भी हमने मुद्दे देखे, ना वो राफेल पे ठीक से लंबे समय तक काम कर पाए, ना वो किसी लिंचिंग के मुद्दे पे या अवार्ड वापसी के मुद्दे पे लंबे समय तक काम कर पाए। वो दरअसल गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं। अब की उन्होंने ये गोल पोस्ट रखा है, इसका नाम उन्होंने दिया है सामाजिक न्याय। अलग अलग तरीके से वो पहुंचते रहते हैं और फोटो आप और टेलीवाइज्ड इंटरेक्शन करके उसमें भी कोई गंभीर प्रयास करते हुए नजर नहीं आते। आपने हमें हमें अपना समय दिया डॉक्टर देवीदयाल गौतम जी। हम लोग ऐसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एमएच 48। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।